बच्चों कैसे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की और जानेंगे कि री नीट 2026 में यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बच्चों ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा स्पीड तेज होगी, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। खैर, हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बच्चों सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक क्लास में लड़कों की अलग रो बना दी और लड़कियों की अलग रो बना दी, तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे जेंडर के बेसिस पे रोज का जो है क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कहीं से भी साइंटिफिक पता चलता है? बिल्कुल नहीं। ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। इसी तरह से बच्चों जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता था अपने यूजेस के बेसिस पे, लेकिन सबसे पहली बार इसको साइंटिफिक तौर पे किसी ने अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश की, यानी कि साइंटिफिक तौर पे किसी ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, तो वो थे एरिस्टोटल ने। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया बताओ? एरिस्टोटल ने दिया। बच्चों याद रखना, यहां पे एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं बच्चों, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, जबकि फादर ऑफ बॉटनी हम थियोफेस्टस को कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, बेटा अभी क्लास में हूं, करता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। क्लास में हूं बेटा, थोड़ी देर में करता हूं। ओके, चलो ठीक। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया, यहां पे क्या किया, यहां पे सारे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक को तो कहा प्लांट्स और एक तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या क्या कहा बताओ? एनिमल्स। अब प्लांट्स में भी इन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया, यानी कि जो प्लांट्स बड़े बड़े थे, जिनकी स्टेम वुडी थी, उनको इन्होंने क्या कहा? ट्रीज कहा। उनसे जो छोटे रहते थे, उनकी जो जिनकी स्टेम थोड़ी सी डेलिकेट हुआ करती थी, उन्हें क्या कहा? श्रब्स कहा। और जिनमें स्टेम जो है बहुत रिड्यूस थी, या यूं कहो जो घास वगैरह थी, बहुत छोटे थे, उन्हें क्या कहा? हर्ब्स कहा। इसी तरीके से बेटा एनिमल्स को इन्होंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक रेड ब्लडेड और एक नॉन रेड ब्लडेड। यानी कि एनिमल्स के पास अगर रेड ब्लड है तो रेड ब्लडेड एनिमल्स, और नहीं है तो नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है ना। यहां पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है, यहां पे सिर्फ क्लासिफिकेशन है क्या? प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और साइंटिफिक किया गया और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बच्चों कैरोलस लीनियस ने। तो यहीं से हम लोग किंगडम की शुरुआत करते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने कहा कि इस दुनिया में, सही बात है, दो ही तरह के लोग हैं, एक किंगडम प्लांटी में रखे जाएंगे और एक किंगडम एनिमेलिया में रखे जाएंगे। लेकिन किस बेसिस पे रखे जाएंगे? बहुत छोटा सा इन्होंने एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया कि भैया सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे रखे जाएंगे कि उनके पास सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल है तो सब लोगों को भेज दो किंगडम प्लांटी में, और अगर सेल वॉल नहीं है सब लोगों को भेज दो किंगडम एनिमेलिया में। सही बात है ना। अब यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर के बेस पे, एक क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ, तो झोल तो होना ही था। तो यहां पे बहुत सारे क्राइटेरिया छूट गए, यहां पे बहुत सारे क्राइटेरिया छूट गए, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट भी था। एक प्लस पॉइंट ये था, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया को लेना था तो ये क्लासिफिकेशन करना बड़ा आसान था। और जब क्लासिफिकेशन करना बड़ा आसान था तो ये बहुत लंबे समय तक क्या रहा? ट्रेंड में रहा, बहुत लंबे समय तक ट्रेंड में रहा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक ट्रेंड में रहा, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं यार, ये क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे चीजों पे फेल हो जाता है, ठीक है। क्या क्या डीमेरिट्स थी बताओ? देखो, ये क्लासिफिकेशन अंतर नहीं बता पाता था किस चीज का? यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोट्स का। मतलब प्लांटी में भाई यूकैरियोट्स रखे हैं या प्रोकैरियोट्स रखे हैं, सब इन्होंने एक ही साथ घुसेड़ दिए थे, क्योंकि इन्होंने उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया था। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे था? सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ना ही ये डिस्टिंग्विश कर रहा था कि फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को, ठीक ना। तो ये चीजें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। उसके बाद लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल वर इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड, बट
अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू द आइदर कैटेगरी। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत आराम से किया जा सकता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों ही कैटेगरी में सही नहीं बैठते थे। उसके बाद बच्चों सामने देखो, उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने बहुत समय तक ये क्लासिफिकेशन किया, लेकिन बाद में ये क्लासिफिकेशन जाके फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमें सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं था चाहिए था, हमको थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्लासिफिकेशन चाहिए था। और वो एडवांस लेवल का क्लासिफिकेशन क्या था? जो सेल स्ट्रक्चर को भी अपना क्राइटेरिया बनाए, नेचर ऑफ वॉल के बारे में भी बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करें, हैबिटेट के बारे में भी बात करें, रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में बात करें, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखे एज अ क्राइटेरिया, और उसके बाद चीजों को क्लासिफाई करे। और ये सारी चीजें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं थी। बच्चों जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और इन क्राइटेरियाज पे ध्यान देकर टू किंगडम से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया हैकल ने बनाया, 3 से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बना कोपलैंड ने बना, और 4 से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। ठीक है ना? तो 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। यहां पे सीधे सीधे बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब देखो बेटा, नीट रीनीट 2026 में ये इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भैया किसने दिया, किसने प्रपोज किया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया आर.एच. विटेकर ने 1969 में। तो आर.एच. विटेकर साहब थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिर्फ 2 भागों में नहीं बांटा, उनको 5 भागों में बांटा। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बच्चों। ठीक है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देते टाइम, क्लासिफिकेशन करते टाइम इन्होंने कौन से क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा? तो इन्होंने बेटा क्या ध्यान में रखा? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल स्ट्रक्चर पहला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तीसरा, रिप्रोडक्शन चौथा, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप 5। तो इन्होंने 5 क्राइटेरियाज पे बेस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देते टाइम यूज नहीं किया था, और कोई एक नया ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा और आगे बढ़े और आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूस ने दिया। कार्ल वूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे दिया बच्चों? इन्होंने जो मोनेरा था ना, मोनेरा, उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया को अगर हम एक किंगडम माने तो 1 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और साथ ही साथ इसको हम डोमेन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, या यूं कह दें कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया? कार्ल वूस ने दिया। 3 डोमेन सिस्टम में क्या था बच्चों? जो आर्की बैक्टीरिया था इसको एक डोमेन मान लिया जिसको हमने बोला आर्की। यू बैक्टीरिया को एक डोमेन मान लिया जिसको हमने बोला बैक्टीरिया। और बाकी प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक सब एक डोमेन में रखे गए जिसको हमने बोला डोमेन यूकैरियोटा। तो यहां पे 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया? कार्ल वूस ने दिया। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब देखो आगे की बात सुनो। आगे की बात क्या है यार? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। और वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन क्यों है बेटा? क्योंकि जो पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में जिन बातों का ध्यान नहीं रखा था उन बातों का ध्यान आर.एच. विटेकर ने बखूबी रखा। देखो प्रॉब्लम क्या थी? अर्लियर क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स क्या थी? देखो अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं भैया, फंजाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको रख दिया गया था किंगडम प्लांटी में और इन्हें प्लांट कंसीडर कर दिया गया था। क्या कंसीडर कर दिया गया था? प्लांट। तो इन सभी को किस में रखा? किंगडम प्लांटी में रखा। और सिर्फ किस वजह से रखा बेटा? सिर्फ इस वजह से रखा कि इन सबके पास क्या थी? सेल वॉल थी। जबकि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। और फंजाई से लेकर आगे तक का सफर क्या है बताओ? यूकैरियोट्स हैं।
लेकिन इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया, लेकिन विटेकर ने किया। आगे बढ़ो। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को भी एक साथ रख देता था। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, स्पायरोगायरा मल्टी सेल्युलर है। यहां तक कि बेटा अर्लियर क्लासिफिकेशन जो है वो हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख देता था। यानी कि हेट्रोट्रोपिक कौन, जो खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, और ऑटोट्रोपिक कौन, जो खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, खाना अपने आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। तो बेटा इन्होंने जैसे हेट्रोट्रोपिक फंगस और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स को एक ही में रख दिया। किसमें भैया? प्लांटी में। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, और यह भी नहीं देखा कि सेल वॉल किसकी बनी है, कंपोजिशन क्या है। भाई साहब सेल वॉल तो है फंगस में, सेल वॉल तो है ग्रीन प्लांट में, लेकिन फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, काइटिनस है, और ग्रीन प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोजिक है। इन्होंने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कहा भैया सेल वॉल है तो चलो प्लांटी में, और नहीं है तो चलो एनिमेलिया। सही बात है। तो ये डीमेरिट्स थी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है ना, यहां पे आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पढ़ लेना एक बार ध्यान से। आगे देखते हैं जरा। ये बेटा देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, क्राइटेरिया नहीं है, याद रखना। क्राइटेरिया वही है जो मैंने 5 बताए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको पढ़ लेना, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये सब चीजें पता ही है पहले से। आगे देखो। अब देखो यहां पे क्या कहा गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा। देखो मेरे भाई जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया थे सिर्फ, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भैया 5 लोग आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अब जो यहां पे 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो यहां पे धीरे धीरे किंगडम्स ऐड हुए। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आरएच विटेकर ने उनमें से किस चीज को ऐड किया था? तो आरएच विटेकर ने बेटा फंगस को ऐड किया था। किंगडम फंजाई को ऐड किया था किसने? आरएच विटेकर ने, ठीक है ना। किंगडम फंजाई को किसने ऐड किया था? आरएच विटेकर ने किया था। अब देखो क्या क्या काम किया इन्होंने। जो वहां पे डीमेरिट्स थी पुराने क्लासिफिकेशन की, वो इन्होंने यहां पे खत्म कर दी। कैसे? इन्होंने मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म रखे जो यूनिसेल्युलर थे और प्रोकैरियोट्स थे, एक सेल के बने हुए, और वो सेल कैसी थी? प्रिमिटिव टाइप की थी। जो प्रोटिस्टा था वो यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स थे। सही है ना। इससे क्या हुआ? इससे बेटा बहुत सारी बातें हुई। क्या बातें हुई? देखो पहले क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसमें रखा गया था? प्लांटी में रखा गया था। किसमें रखा गया था? प्लांटी में रखा गया था। और क्या कंसीडर किया गया था? एल्गी कंसीडर किया गया था। लेकिन अब हमने इसको क्या कंसीडर किया? प्रोटिस्टा कंसीडर किया, क्योंकि कंडीशन लग गई कि प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स आएंगे, और ये दोनों उस कंडीशन में फिट हो रहे थे। फिर बच्चों जो अमीबा और पैरामीशियम थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में इन्हें एनिमल्स में रखा, हालांकि ये यूनिसेल्युलर थे और प्रोकैरियोट्स थे। तो यहां पे इन कंडीशन की वजह से विटेकर के क्लासिफिकेशन में ये किस में रखे गए बताओ? प्रोटिस्टा में रखे गए। किस में रखे गए बताओ? प्रोटिस्टा में। ये बेटा ये वाला देखो, प्रोटिस्टा में रखे गए। उसके बाद में बेटा फंजाई में क्या था? फंजाई में मल्टी सेल्युलर थे, और फंजाई का एक मेंबर है जो मल्टी सेल्युलर नहीं है, वो है क्या? ईस्ट। बाकी फंजाई कैसी होती हैं? हेट्रोट्रोपिक होती हैं। और हेट्रोट्रोपिक के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा। हेट्रोट्रोपिक में पैरासिटिक भी आते हैं, सेप्रोफिटिक भी आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी आता है। तो ये हेट्रोट्रोपिक की सेप्रोफिटिक थे, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करें। प्लांटी में कौन था? मल्टी सेल्युलर ऑटोट्रोप्स थे। एनिमेलिया में कौन था? मल्टी सेल्युलर हेट्रोट्रोप थे, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहे थे। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें डाइजेशन अंदर हो, ठीक है ना, जो कि आप फूड को क्या करें? जो निगल लें, जो खा लें फूड को, वो क्या है बताओ? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्लियर? तो देखो यहां पे ये 5 किंगडम्स बनाए। बच्चों जो ये सब कुछ चेंज हुआ है ना, देखने का नजरिया की वजह से हुआ है।
यानी कि हमने क्लेमाइडो मोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा, अमीबा और पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में आ गए। ऐसे जो बहुत सारे फेरबदल हुए वो इसकी वजह से फेरबदल हुए क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? क्राइटेरिया चेंज हो गया बेटा, ठीक है ना। पहले एक ही चीज को देखा जा रहा था, अब मल्टीपल चीज को देखा जा रहा था। बच्चों इसी तरह से जैसे जैसे फ्यूचर में क्राइटेरिया चेंज होगा वैसे वैसे और भी क्लासिफिकेशन में फेरबदल हो सकते हैं। जैसे हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें पिछले 3 सालों में चेंज हुई हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई देखो स्टडीज बढ़ी हैं, सोचने समझने का तरीका बढ़ा है, तो चीजें चेंज होने लगी, मॉडिफाइड होने लगी। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि अदर क्राइटेरियाज को भी भैया पहलू महत्व दिया जाए और 7 किंगडम, 8 किंगडम, 10 किंगडम क्लासिफिकेशन बने। ठीक, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई। आगे की बात करते हैं भाई, देखो हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। सही, किंगडम मोनेरा में जो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का वो क्या है बताओ? बैक्टीरिया है। ठीक, क्या है बताओ? बैक्टीरिया। और किंगडम मोनेरा के लोग बहुत मोस्ट अबेंडेंट लोग हैं, यानी कि अगर हम एक मुट्ठी सॉइल लेंगे तो उसमें हजारियों हमें बैक्टीरिया मिल जाएंगे या वो मेंबर मिल जाएंगे जो किंगडम मोनेरा में आते हैं। हालांकि किंगडम मोनेरा में मेनली क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, ये बेटा वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी, ये तो हर जगह है, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे भाई साहब लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये बहुत गर्म जगहों पे पाए जा सकते हैं, ये रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा बर्फ, मतलब बहुत मोटी बर्फ है, कई मीटर्स बर्फ के अंदर धसे हुए पाए जा सकते हैं जहां पे कोई और जीवन नहीं सरवाइव कर सकता। ये डीप ओशियंस में पाए जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जहां पे भाई एक्सट्रीम जो हार्श कंडीशन है वहां पे भी ये सरवाइव कर जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। देखो बेटा ये पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर। बच्चों देखो, अब जो ये बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया में भी बहुत डाइवर्सिफिकेशन, ठीक, बहुत डाइवर्स है बैक्टीरिया। कैसे डाइवर्स है भाई मेरे? देखो यहां पे एक तो डाइवर्सिफिकेशन है शेप का और साइज का। तो सबसे बेसिक समझ लो भाई मेरे, जो बैक्टीरिया का, जो आइडियल बैक्टीरिया की जो सेल्स है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक की होती है, आइडियल बैक्टीरिया की सेल्स। ठीक है, तो देखो यहां पे साइज में कितना ज्यादा वेरिएशन है। फिर इसी तरीके से बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो शेप में वेरिएशन है, जैसे जैसे अगर स्फेरिकल है, ठीक है ना, स्फेरिकल है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोकस। अगर रॉड शेप है तो इसको हम बोलते हैं बेसिलस। अगर स्पाइरल शेप है तो बोलते हैं स्पाइरेला। अगर कॉमा शेप है तो क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, इनके शेप अलग अलग हैं, इनके साइजेस अलग अलग हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया हर एडवर्स जगह पर जहां पे और लाइफ सर्वाइव नहीं करती वहां पे भी रहते हैं। आगे देखो बच्चों, अब यहां पे आपको बात समझनी चाहिए। देखो जो बैक्टीरिया है ना, उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। हम लोगों का, जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर सिंपल है। कैसे? देखो हम सारे ह्यूमंस हेट्रोट्रॉपिक है, कॉमन हो गया। कहीं पे भी, कहीं कोई भी ह्यूमन ले जाओ, सब होलोजोइक है, कॉमन हो गया। लेकिन मेटाबॉलिज्म सबका एक जैसा है, रिएक्शंस लगभग सेम चल रही हैं। मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं भी है, तो थोड़ा बहुत किसी का ज्यादा अच्छा किसी का कम, लेकिन रिएक्शंस तो एक ही तरह से चल रही हैं। डाइजेशन तो एक ही तरह से हो रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो एक ही तरह का है। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें बहुत 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 कॉम्प्लेक्शन है। कैसे? देखो हार्ट का एक अलग डॉक्टर बनता है, आंखों का एक अलग डॉक्टर बनता है, ठीक है, और लंग्स का एक अलग डॉक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं और सभी कॉम्प्लेक्स हैं। सही है ना? एक डॉक्टर इतने सारे ऑर्गन्स का इलाज नहीं कर सकता। लेकिन बैक्टीरिया का क्या है बेटा? बैक्टीरिया में तो एक सिंगल सेल है। बैक्टीरिया में क्या है? सिंगल सेल है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग है बेटा, अलग अलग है। तो देखो यहां पे बिहेवियर क्या है बताओ? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, याद रखना बेटा, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बेटा ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया खाना अपने आप से बनाए, खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। और ये जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक,
फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में, सिंथेटिक माने फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक है। बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? बेटा आपकी पिगमेंट प्रेजेंट है जो लाइट को ट्रैप करे, जो लाइट को ट्रैप करे। यहां पिगमेंट की नीड है जो लाइट को ट्रैप करे। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे ये लोग क्या करते हैं? ये लोग वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन सोचो उस जगह जहां पे बैक्टीरिया है, जहां पे लाइट पहुंच नहीं पा रही है, तो वहां पे पिगमेंट की भी नीड नहीं है। अरे जब लाइट ही नहीं है तो लाइट, पिगमेंट का काम क्या हो रहा है? लाइट को ट्रैप करना। तो जब वहां पे कोई लाइट ही नहीं है तो पिगमेंट की भी नीड नहीं है, तो वहां पे कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है? तो केमिकल्स की मदद से। केमिकल्स की मदद से क्या कर रहे हैं? ये केमिकल्स की मदद से क्या बना रहे हैं बताओ? ऑर्गेनिक मटेरियल को बना रहे हैं। इनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? जो केमिकल्स हैं, जैसे जो भाई साहब सल्फर हो गया, आयरन हो गया, इन सबको क्या करते हैं? रिसाइकिल भी करते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ केमिकल्स को रिसाइकिल भी कर रहे हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करके सल्फर निकालते हैं वो सल्फर बैक्टीरिया, और बाकी सारे कैसे होते हैं? नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। ये होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ना लाइट की जरूरत है, ना पिगमेंट की जरूरत है, ठीक, लेकिन खाना अपने आप बना रहे हैं। याद रखना बच्चों, खाना अपने आप बना रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया बच्चे, ज्यादातर बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब खाने के लिए किसी और पर निर्भर है। अब किस तरह से निर्भर है जरा देखो मजे। देखो बच्चों, या तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर, ऊपर या अंदर रहकर क्या काम कर रहे हैं? उसको हार्म कर रहे हैं और उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। ऐसों को हम बोलते हैं पैरासिटिक। क्या बोलते हैं बताओ? पैरासिटिक। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड एक डिजीज है जो किससे हो रही है? साल्मोनेला टाइफी से हो रही है। कॉलरा एक डिजीज है जो किससे हो रही है? विब्रियो कॉलराई से हो रही है। प्लेग एक डिजीज है जो किससे हो रही है? यार्सीनिया पेस्टिस से हो रही है। सिट्रस कैंकर किससे हो रहा है बताओ? ज़ैंथोमोनास सिट्री से हो रहा है। तो ये सारी क्या है बताओ? डिजीज और उनसे होने वाले जो बैक्टीरिया जो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? पैरासाइट है। फिर बच्चों जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रहे हैं? डिकम्पोजर। और ये क्या होते हैं? मोस्टली। तो अगर हम कहें कि बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में कौन सा न्यूट्रिशन है बताओ? तो वो डिकम्पोजर या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या काम कर रहा है? ये दूध से दही बनाने का काम कर रहा है, लैक्टोबैसिलस। फिर बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो क्या करें? जो अपनी लाइफ साइकिल प्लस दूसरे की लाइफ साइकिल को आपस में जोड़ के काम करें, वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब वो सिम्बायोटिक तो कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन यहां पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है बताओ? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये कहां पाया जाता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। यह है भैया फ्रेंकिया। फ्रेंकिया कहां पाया जाता है? ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये सब क्या है बताओ? ये है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमने तो यहां पे अभी बैक्टीरिया के जयकारे लगा दिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करें। बच्चों आर्की बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। क्या बोलते हैं भाई मेरे? लिविंग फॉसिल बोलते हैं। बच्चों देखो, जब पृथ्वी में ऑर्गेनिज्म बन रहे थे तो आप जानते हो कि अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बहुत रिड्यूसिंग टाइप का था, बहुत हार्श टाइप का था। तो उस टाइम यही लोग सबसे पहले बने, यही बैक्टीरिया सबसे पहले बने। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी जिंदा हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लेकिन जब ये वहां पे उस टाइम जब बने होंगे तो भैया हार्श कंडीशन थी। तो बच्चों आज भी जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहां पे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। ठीक, जैसे क्या क्या हार्श हैबिटेट हो सकते हैं? जैसे कहीं पे बहुत सारा सॉल्टी एरिया है
तो वहां पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। कहीं पे अगर बहुत ज्यादा गर्माहट वाला इलाका है तो वहां पे भी मौजूद होते हैं, इन्हें कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। बच्चों थर्मोएसिडोफिल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां टेम्परेचर तो ज्यादा हो लेकिन पीएच क्या हो, कम, और कम पीएच है तो क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये क्या है बताओ, थर्मोएसिडोफिल्स। तो एसिडिटी को भी झेल लेते हैं और गर्मी को भी झेल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है किसमें मिलता है बताओ, थर्मस एक्यूटिकस में। इसी तरीके से बेटा मार्शी एरिया में भी पाए जाते हैं, यानी कि दलदली छिछले इलाकों में भी पाए जाते हैं, तो ये मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे मेथेनोजेंस। और बच्चों ये मेथेनोजेंस क्या काम करते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये भैया पाए जाते हैं गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में, सच एज काउ एंड डंग्स, ठीक है ना। और ये क्या काम करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं मीथेन यानी कि बायोगैस का। तो बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन। तो यहां पे मीथेन गैस को बायोगैस बोल दिया, ठीक। तो बच्चों ये मेथेनोजेंस क्या काम कर रहे हैं, ये जो चारा खाने वाले एनिमल्स हैं जैसे गाय भैंस हैं, उनकी गट में पाए जाते हैं। ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब ये डाइजेशन करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलती है, गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जो कि फ्लेमेबल होती है और फ्यूल की तरीके से यूज की जाती है। पर यू बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में नहीं रह सकते। तो रीजन क्या है कि आर्के बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में रह रहे हैं लेकिन यू बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में नहीं रह रहे हैं। तो बच्चों रीजन है कि जो इनके ऊपर सेल वॉल होती है उनके कंपोजिशंस में डिफरेंस होता है। आर्के बैक्टीरिया में जैसे जो यू बैक्टीरिया उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, इसमें सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, इसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं होता, उसमें म्यूरेमिक एसिड होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्या है डिफरेंसेस हैं सेल वॉल में, जिसकी वजह से आर्के बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रहते हैं लेकिन यू बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में नहीं रहते। तो अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन बनता है जिसमें आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को कंपैरिजन किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि भैया आर्के बैक्टीरिया यहां सर्वाइव कर पाया, यू बैक्टीरिया यहां सर्वाइव नहीं कर पाया, तो याद रखना बेटा एंड ऑफ द डे घूम फिर के बात किस पे आएगी, सेल वॉल कंपोजिशन पे ही आएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखो यू बैक्टीरिया पे आ गए हम लोग। बेटा बायोलॉजी में कहीं पे वर्ड जब यूज होता है ना तो उसका मतलब होता है ट्रू। ट्रू तो यू बैक्टीरिया क्या है भाई मेरे, ट्रू बैक्टीरिया है। क्या है बताओ, ट्रू बैक्टीरिया है। इनकी रिजिड सेल वॉल है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है और इसमें 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। याद रखो बच्चों यहां पे हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया की। और यू बैक्टीरिया में कौन कौन आ सकता है, देखो इकोलाई आ सकता है, साइनोबैक्टीरिया आ सकता है, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया है। तो ये सब क्या है, यू बैक्टीरिया है। आपके एनसीईआरटी कहती है कि यू बैक्टीरिया, आपके एनसीईआरटी क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और इनमें क्या है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला भी होगी, ठीक है ना। अगर ये मोटाइल है तो इनके पास क्या होगी, फ्लैजिला। किसकी बात हो रही है यहां पे, यू बैक्टीरिया की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, किसी वजह से कह रहा हूं। अब आगे की बात करें, फिर आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि प्लांट में भी होता है, ग्रीन प्लांट में भी होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में वही पिगमेंट है जो प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में होता है और उसी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द साइनोबैक्टीरिया। फिर से बात यहां पे इसने साइनोबैक्टीरिया की ही आगे शुरू की है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनिकल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। ये देखो भैया यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है और फिलामेंटस भी होते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया। फिर कह रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैराइन वाटर में भी पा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल किसी में भी पाए जा सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, देखो यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो सकती है लेकिन साइनोबैक्टीरिया में बेटा फ्लैजिला नहीं होती है, याद रखना, ठीक। अब उसके बाद लिखा हुआ है
कि इनके ऊपर जिलेटिनस क्या होती है, शीत चढ़ी होती है इनके कॉलोनीज के ऊपर, और ये क्या काम करते हैं, ये ब्लूम्स करते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, यानी कि अपने नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, किसमें, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, किसमें, पॉल्यूटेड वाटर में। तो यहां पे क्या है, यहां पे ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। और आपने देखा होगा वो पॉल्यूटेड वाटर जो है, कभी अपने ट्रेन वगैरह से देखा हो, कोई तालाब वगैरह देखा हो, छोटा मोटा कहीं पे पानी भरा हो, तो वो हरा हरा सा दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो बहुत तेजी से प्रोलिफरेशन करते हैं, इसी को हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, ब्लूम। ठीक, फिर कह रहे हैं सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, यानी कि किसमें, नॉनस्टॉक एंड एनाबीना में। बच्चों साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया किसका काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं बच्चों। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या है बताओ, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बताओ, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर बाद में ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया क्या काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। पर इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम के लिए इनके पास में स्पेशलाइज्ड सेल होती है, यहां पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चलता है, इस सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। बेटा ये स्पेशलाइज सेल इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो वहां पे एंजाइम्स की जरूरत है, नाइट्रोजिनेज की जरूरत है। अब चूंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट की भी जरूरत है, मोलिब्डेनम और आयरन। तो वहां पे उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, याद रखना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया काम करते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। बच्चों याद रखना, यहां पे एजोला भी कुछ बच्चे सोचते हैं, तो एजोला बेटा साइनोबैक्टीरिया नहीं होता है, एजोला टेरिडोफाइटा होता है। ठीक, ध्यान रखना बेटा इस चीज का। तो यहां तक की बात समझ में आई। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में पहले ही बात कर चुका हूं, ये क्या काम करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिसाइकलिंग में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। किसकी रिसाइकिल में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। क्लियर। मैंने यहां पे आपको बताया कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो ऑटोट्रॉप होते हैं कि हेट्रोट्रॉप होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, और मेजोरिटी क्या है बताओ, डिकम्पोजर्स की तरीके से काम करते हैं। यहां पे आप देखो बात समझने की कोशिश करना कि इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया, देखो सारे बैक्टीरिया हमारे लिए खराब नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं। देखो वही पे यहां पे वही बात हो रही है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे ह्यूमन के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। जैसे जैसे कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, दही जमाने के लिए बैक्टीरिया लगता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया लगता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया लगता है। तो इन सब चीजों में बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है बताओ, बेनिफिशियल है। बैक्टीरिया क्या है हमारे लिए, बेनिफिशियल है। तो वो सब कौन बैक्टीरिया होते हैं बताओ, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। चलो भाई आगे देखें। अब देखो रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया का। बच्चों बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन आप सुनो ध्यान से। तुमसे कहा जाए कि बैक्टीरिया मेजरली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, ये पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे, हमेशा एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में भी पूछा जाए कि किसके थ्रू, तो बाई फिजन। तो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे फेवरेट कौन है, फिजन, मोस्टली यही होता है बच्चों। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और रिप्रोडक्शन भी आता है स्पोर फॉर्मेशन का, लेकिन ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है और उससे रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है बेटा। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो वेल डिफाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक तरीके से समझ लो मिमिक्री कर दी गई है, ठीक। यहां पर क्या होता है भाई, ट्रू तो तब होगा ना जब गैमीट फ्यूज होंगे, ये सब होगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, जैसे ये तो फिजन दिखा रहा है, यहां पे इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, एक सेकेंड, सही है ना, एक ये बैक्टीरिया है बच्चों और एक ये बैक्टीरिया है। तो यहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का आपस में अदला बदली हो गई, सही है ना, या जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में
ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसको यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किया गया है। फिर बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है माइकोप्लाज्मा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। माइकोप्लाज्मा क्या है? यू बैक्टीरिया है और इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है, साइज वेरिएशन। ठीक, सबसे छोटा, अभी तक का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो पीपीएलओ है, जो कि माइकोप्लाज्मास का मेंबर है। ठीक है ना? तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है बताओ? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। यह सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। मतलब यहां पे ऑप्शन हो सकता है तुम्हें यहां पे कंफ्यूज कर दे कि भैया इसकी सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है, प्रिमिटिव होती है। नहीं, सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक, फिर देखो यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट और एनिमल पे, पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट और एनिमल पे, सही है ना? यानी कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। तो यहां पे हमारा मोनेरा बच्चों कंप्लीट हुआ। आगे बात करें, अब मोनेरा के बाद में आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोटिस्टा है, देखो क्या कह रहा है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स सॉरी यूकैरियोट्स होते हैं और मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। अब ये कह रहे हैं, अब देखो तुम्हें बता रहा है एनसीईआरटी, ये कह रहा है देखो ये यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले हैं, लेकिन यूकैरियोट हैं। और तुम यकीन नहीं मानते हो तो देखो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, मतलब यूकैरियोट्स हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी है, मतलब यूकैरियोट्स भी हैं। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप है ना, इसकी बाउंड्रीज सेट नहीं हुई है। बाउंड्रीज सेट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या होगा भाई? यार इसके कुछ मेंबर तो ऐसे हैं जिनको तुम्हें देखकर याद आएगी प्लांट की, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनको देख के तुम्हें याद आएगी फंगस की, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनको देख के तुम्हें याद आएगी किसकी? एनिमल्स की। तो क्या हुआ कि जो भी सारे जो कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक थे वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के इसमें थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन वो सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर थे और यूकैरियोट्स थे, इसीलिए यहां पे ट्रांसफर कर दिए गए। जो भी चीज समझ में नहीं आई वो यहीं फेंक दी गई, इसलिए इसे कहते हैं डस्टबिन ऑफ किंगडम्स। क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ किंगडम्स कहते हैं। बच्चों एक और चीज समझो कि यहां पर इसके कुछ मेंबर्स में सीलिया और फ्लैजेला भी पाई जाती है, पर यहां पे जो सीलिया और फ्लैजेला है वो यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला है, और प्रोकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस है। सेल चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो यहां पे जो सीलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि भैया देखो ऐसा है कि ये फलाना फलाना, यहां पे मान लो यूग्लिना है, तो यूग्लिना में जो फ्लैजेला पाई जा रही है वो उसका फॉर्मेशन कहां से हुआ? तो इन जनरल हम लोगों को आदत होती है कहने की भैया सेल वॉल से। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल का फ्लैजेला का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? सेल वॉल से। लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना बच्चों। अब किंगडम प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। अब देखो बच्चों, यहां के कुछ मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हमको बात करनी है क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स की बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस छोटे से पैराग्राफ से, और क्वेश्चन पूछने की हर एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो क्राइसोफाइट्स के जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डायटम्स, गोल्डन एल्गी जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं, सही है ना? ये जो क्राइसोफाइट्स हैं ये फ्रेश और मैराइन दोनों इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, दोनों वाटर में पाए जाते हैं। ये भाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं होती है। जो फ्लोट पैसिवली लिखा है ना, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि इनके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं है। अगर फ्लैजेला है तो ये अपने हिसाब से फ्लोट करेंगे, लेकिन जहां पानी जा रहा है वहीं चले जा रहे हैं, इसका मतलब कोई फ्लैजेला नहीं है, कोई इनकी खुद की मर्जी नहीं है। ये फ्लोट पैसिवली, जहां जहां पानी ले जाए वाटर करंट, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स कहते हैं। अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं बच्चों। तो ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है ना? फिर देखो क्योंकि क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। बच्चों इनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल कैसी होती है? होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल क्या होती है? सिलिका के बॉक्सेस की बनी होती है इस तरीके से, और ये एक तरीके से एक ऊपर सिलिका का सेल वॉल है, एक नीचे, तो एक बॉक्स के फॉर्म में है, सोप बॉक्स के फॉर्म में।
और ये कैसा होता है, ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, ये टूटता नहीं है आराम से, डिग्रेड नहीं होता है। तो कई 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 करोड़ों साल बाद जब हम देखते हैं तो हम ये पता चलता है कि ओशियन की जो नीचे का बॉटम है उसमें बहुत सारे इस तरीके से डायटम्स पड़े हुए हैं, और इन्होंने क्या बना ली है, डाइएटोमिशियस अर्थ बना ली है। अब डाइएटोमिशियस अर्थ बना ली है, तो अगर आप इस बॉटम की अर्थ से थोड़ी सी मिट्टी लोगे तो मिट्टी आपको कैसे दिखेगी, ग्रिटीनेस होगी, उसमें कुछ खुरदरापन होगा, ठीक है ना। अब अगर खुरदरापन है तो वो कहां कहां यूज हो सकती है, जैसे आप लोग स्क्रब करवाते हो, तो स्क्रब क्यों करवाते हो, क्योंकि आपने देखो छोटे छोटे दाने होते हैं, जिससे आप यहां मसाज करते हो तो क्या होता है, आपकी डेड स्किन निकलती है, स्किन पॉलिश होती है। तो जो खुरदरी चीज होगी वो पॉलिशिंग में हेल्प करेगी। खुरदरी चीज से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं ऑयल एंड सिरप्स का, ठीक है ना, और ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ये बता चुका हूं। तो ये डायटम्स में, यहां इसमें डायटम्स में इससे ऊपर बेटा कुछ नहीं पढ़ना है, जो कुछ है वो यहीं से पूछा जाएगा, और डायटोमिशियस अर्थ वाला इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आगे बढ़ो, अब आ गए भैया डायनो फ्लैजिलेट्स पे। डायनो मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। तो हमने अभी प्रोटिस्टा का एक ऐसा मेंबर पढ़ा जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, उसकी खुद की कोई मर्जी नहीं है, पानी जहां बहा रहा है वहां ले जा रहा है, लेकिन यहां पे फ्लैजिला है। अब उस फ्लैजिला से पहले भी यहां पे मैं तुम्हें क्या बताना चाहूंगा कि इसके जो स्ट्रक्चर है ना, वो सेल वॉल की प्लेट से मिलकर बना है, ऐसे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्लेट से मिलकर बना है, ऐसे जगह जगह प्लेट्स, ऐसे सेल्यूलोजिक प्लेट है। अब प्लेट्स हैं तो यहां पे ग्रुप्स बन गए हैं, बीच में गैप हो गए, क्या बन गए हैं, ग्रुप्स बन गए। तो इस ग्रुप से यहां से एक इस तरह से फ्लैजिला निकल गई और एक ऐसे निकल गई, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो यहां पे 90 डिग्री पे दोनों फ्लैजिला हैं, और कितनी फ्लैजिला हैं बताओ, दो। और ये कैसे होते हैं, ये ज्यादातर मैराइन होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बच्चों इनका कलर अलग अलग तरह का होता है, और आप जानते हो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, पिगमेंट्स। तो इनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, जैसा जिसमें पिगमेंट ज्यादा है वो डायनोफ्लैजिलेट्स का कलर वैसा होगा। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक प्लेट के फॉर्म में होती है, सही बात है, और इनमें दो फ्लैजिला होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली अरेंज होती हैं, किसमें, और ये सेल प्लेट्स के बीच में क्या होती हैं, फरो होती, क्या होती हैं, फरो होते हैं, यानी कि ग्रूव्स होते हैं। बेटा हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि समुद्र का कुछ हिस्सा हमें लाल दिखाई पड़ रहा है बच्चों, समुद्र का कुछ हिस्सा कैसा दिखाई पड़ रहा है, लाल, क्योंकि मैराइन है, मैराइन मतलब समुद्र, वहां पे ये हिस्सा कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है दूर से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गानोलेक्स नाम का होता है क्या, डायनोफ्लैजिलेट, जो लाल कलर का होता है, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, रैपिड ग्रो करता है। तो जहां पे वो ग्रो करता है वहां पे वो पर्टिकुलर जगह कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, जिसे हम लोग रेड टाइड कहते हैं। अब बच्चों ये जो गोनोलैक्स है ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जो कि कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि कैसा होता है, टॉक्सिक। और ये टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है जिससे आसपास के जो मैराइन क्रिएचर्स होते हैं जैसे फिशेस वो मर जाती हैं। क्लियर, यहां पे बेटा गोनोलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें क्या होते हैं बताओ, फरोज होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट की बॉडी बनी होती है, आर्मर लाइक अपीयरेंस होता है। पहले पूछा जाता सीपीएमटी में, आर्मर लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यूग्लिना। देखो भाई अब यूग्लिना क्या है, एक एक करके देखो। तो यूग्लिना में क्या खास बात है, जरा देखो मेरे भाई, यूग्लिना में भी दो फ्लैजिला है, डायनोफ्लैजिलेट में भी दो थी, लेकिन इसकी फ्लैजिला एक ही जगह से निकल रही है, एक ही तरफ निकल रही है, एंगल नहीं है बीच में, पर एक फ्लैजिला बड़ी है और एक फ्लैजिला छोटी है, पहली बात। दूसरी चीज ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। देखो डायटम्स फ्रेश मैराइन दोनों में, डायनोफ्लैजिलेट सिर्फ मैराइन में, और यूग्लिना सिर्फ फ्रेश में। क्लियर, अब देखो यहां पे कह रहे हैं कि ये कहां, रुके हुए पानी में मिलता है हमको, और इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह इसके पास में एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पैलिसिल कहते हैं, जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इसके पास दो फ्लैजिला होती हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। अब सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, ये डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस करता है बिल्कुल प्लांट की तरह,
क्लोरोफिल ए होता है, सारे पिगमेंट होते हैं। ग्रीन प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करता है तो वैसे फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि दिन के समय ये ऑटोट्रॉपिक होता है। लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है तो ये क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे हंटिंग करता है, प्रेडेटर करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इनके पास वही पिगमेंट्स होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना हायर प्लांट की तरह, तो वही पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए जो हायर प्लांट में होते हैं। एग्जाम्पल कौन है बताओ, यूग्लिना। आगे देखो भैया, स्लाइम मोल्ड्स। पहली बात तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। और ये कैसे अपना खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल से। और यहां पे क्या है, ट्विक्स एंड लीफ, उनसे ये ऑर्गेनिक मैटर को, उसके ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनो जरा, कुछ समझ आया। ये कैरेक्टर तो फंगस वाले लग रहे हैं, ठीक है ना, सेप्रोफिटिक है, डेड डिकेइंग से अपना खाना ले रहे हैं, तो ये क्या है, फंगस वाले कैरेक्टर हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स के रिश्तेदार कौन है बताओ, फंगस है, पहली बात। फिर अब आगे की बात समझो, कह रहे हैं जैसे मान लो ये पत्ती है ना, ये पत्ती है और इस पे क्या है भाई, इस पे जो आपका स्लाइम मोल्ड है वो इससे ऑर्गेनिक मटेरियल को खा रहा है। और सब कुछ अगर ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो इस तरीके से ये स्लाइम मोल्ड्स क्या बनाता है, ये स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम क्या बनाता है बताओ, प्लाज्मोडियम बनाता है। इस प्लाज्मोडियम में क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन की बात है। और ये प्लाज्मोडियम कई फीट तक ग्रो करता रहता है और कई फीट तक फैल जाता है ऐसे। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है बच्चों, तो ये प्लाज्मोडियम कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, फ्रूटनिंग बॉडीज बनाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज। और इस फ्रूटनिंग बॉडीज के टिप पर इस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, इस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। और जब हवा चलती है तो ये एयर करंट के साथ में स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं और जगह जगह पे फैल जाते हैं। मिट्टी पे पड़े रहते हैं, भैया यहां पे स्पोर पड़ा हुआ है मिट्टी पे और इंतजार कर रहा है कब फेवरेबल कंडीशन आएगी बच्चों। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये फिर से एक नया क्या बना लेता है, स्लाइम मोल्ड बना लेता है। लेकिन रुको, यहां पे कुछ सवाल है। इतने लंबे समय, हो सकता है फेवरेबल कंडीशन बहुत दिनों बाद आए, तो ये सरवाइव कैसे करेंगे, जिंदा कैसे बचेंगे स्पोर। तो बेटा इन स्पोर्स को ढकने के लिए इनके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल होने की वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव कर पाते हैं, यानी कि इनके स्पोर्स ज्यादा लंबे समय तक पड़े रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है बच्चों, तो ये फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। देखो, सर्वाइव मैनी ईयर्स, ठीक है ना, ठीक। और इनका स्पोर डिस्पर्सल किसके थ्रू हो रहा है, एयर करंट के थ्रू हो रहा है। क्लियर, स्लाइम मोल्ड्स खत्म हुआ। आगे देखो बच्चों, आ जाओ, हम लोग प्रोटोजोआ पे पहुंच गए और प्रोटोजोआ में हमने कुछ कैरेक्टर देखे और हमें मजा ही आ गया। जैसे ये हेट्रोट्रॉफिक है और साला इनमें सेल वॉल नहीं है। और अगर इनमें सेल वॉल नहीं और हेट्रोट्रॉपिक है तो ये हमें सबसे पहले याद दिलाते हैं किसकी, एनिमल्स की। तो ये रिलेटिव होते हैं बच्चों, रिलेटिव होते हैं किसके, एनिमल्स के। तो वो रिलेटिव कैसी थी बताओ, वो रिलेटिव थी फंगस की। पहले जो हमने फोटोसिंथेसिस वाले पढ़े थे वो कैसे थे, वो रिलेटिव थे हायर प्लांट्स के। और ये रिलेटिव किसके हैं बताओ, एनिमल्स के। तो सारे ही ग्रुप, सारे ही मेंबर्स जो है वो दूसरे किंगडम्स के यहां पे कैरेक्टर्स को रख रहे हैं। ठीक, आगे देखो बच्चों, अब देखो ये प्रोटोजोआ क्या है, रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के। कह रहे हैं प्रोटोजोआ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और किस बेसिस पे डिवाइड किया है, इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया है कि इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या है। उस बेसिस पे प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बेटा अमीबॉइड प्रोटोजोन। बेटा अमीबॉइड एक मूवमेंट है। अमीबॉइड क्या है, एक मूवमेंट है। इस तरह से अमीबा ऐसा होता है। और आपने कार्टून, बचपन में कार्टून आता था यार, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसमें अमीबा होते थे। किसी को नाम पता हो तो कमेंट में लिखना। तो क्या था, वो अमीबा इस तरीके से चलते, ठीक। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट है, सही। और ये जो अमीबा चलते हैं जिनके थ्रू, तो आप देख रहे हो जो मैंने अमीबा में इस तरीके से ये चीज बनाई है ना, इसे कहते हैं सूडोपोडिया।
सूडोपोडिया। तो जिनमें सूडोपोडिया होते हैं वो मूवमेंट कैसा होता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है। मूवमेंट क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट है। उनमें जो प्रोटोजोन्स है वो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, ठीक है ना। ठीक, और ये किसमें पाए जाते हैं, फ्रेश और मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। जो इनकी मेराइन फॉर्म होती है बेटा, उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है बच्चों। इनमें यही जो सूडोपोडिया है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। सूडो माने फॉल्स, पोडिया माने फीट। और ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। और ये सूडोपोडिया लपक कर, जैसे मान लो यहां पे फूड है तो ये सूडोपोडिया लंबा हो जाता है इस तरह से, और लपक कर फूड को भी इनगल्फ कर लेता है। तो फूड कैप्चरिंग में या प्रे कैप्चरिंग में भी सूडोपोडिया हेल्प कर रहे हैं। आगे देखो मेरे भाई, क्या एग्जांपल है, अमीबा और एंटमीबा। बेटा एंटमीबा पैरासिटिक फॉर्म है और बहुत सारे डिजीज कॉज करती है, जैसे अमीबिक डिसेंट्री। क्लियर। आगे देखो भाई मेरे, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो क्या समझ में आ रहा है तुमको भाई, इनके पास में क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है ना। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिजीज कॉज भी कर सकते हैं, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। पहली चीज, जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म है बेटा, वो एक डिजीज कॉज करती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। यानी कि यहां पे आदमी दिन भर मुरझाया हुआ पड़ा रहेगा, आलस सा, उसे नींद आ रही है या कोई मन नहीं कर रहा, स्लीपिंग सिकनेस। और किससे हो रही है, ट्रिपैनोसोमा से हो रही है। फिर बेटा कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलिया मौजूद होती है। अब देखो यहां पे जरा देखो, आपने सुना होगा चप्पल कृमि, ठीक है ना, इस तरह से पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा। पैरामीशियम में इस तरह से ऐसे एक गलेट होती है, इसे कहते हैं गलेट। और पैरामीशियम में हजारियों इस तरीके से छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। समझ गए। तो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीलिया है। अब पानी में रहते हैं भाई ये। तो अब मान लो इनको यहां पे खाना दिखा, ये फूड है, तो क्या करा, एक तो इनको चलने के काम आया सीलिया, दूसरा इन्होंने क्या काम किया, ये फूड है दूर को है, इनकी सीलिया ने, बहुत सारी सीलिया ने मिलकर इस तरीके से रोइंग मूवमेंट किया, चप्पू वाला मूवमेंट किया। तो ये फूड हल्के 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 बढ़ता 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 गलेट से अंदर आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, पैरामीशियम। फिर स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स ऐसे ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके जिनके क्या है, जिनके कोई पर्टिकुलर मूवमेंट वाला कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन इनमें एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है इनकी लाइफ में, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है, उन्हें इसलिए क्या बोलते हैं, स्पोरोजोन्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्पोरोजोन्स। और आपको अगर पता हो तो प्लाज्मोडियम इसका एक एग्जांपल है, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, जो कि मलेरिया कॉज करता है बच्चों। और एक समय में ह्यूमन पॉपुलेशन को लगभग आप ऐसे मान के चलो कि 25% खत्म कर दिया था वर्ल्ड से मलेरिया ने। जैसे कोरोना आया था ना, इससे भी भयानक था मलेरिया। तो ये मलेरियल प्रोटोजोन्स है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग अब पहुंच चुके हैं किंगडम फंजाई पे। और किंगडम फंजाई में बहुत लोगों को डर लगता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बहुत डर लगता था किंगडम फंजाई से। चलो भैया इसको निपटा देते हैं आज, किंगडम फंजाई को। तुम्हारे अंदर का और अपने अंदर का डर निकालते हैं। किंगडम फंजाई, चलो भाई आओ। किंगडम फंजाई क्या है, किंगडम फंजाई हेट्रोट्रोपिक है, हम जानते हैं। और इनमें बहुत सारा, इनकी मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग तरह की होती है और उनका हैबिटेट भी अलग अलग तरह का होता है। ये कहीं पे भी रह लेते हैं यार, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो इन्हें चाहिए। क्या चाहिए, इन्हें मॉइस्ट, ह्यूमिड और थोड़ा सा गर्म स्थान चाहिए, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा वाला चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे ये क्या होते हैं, वहां पे ये फंगस तेजी से ग्रो करती है बच्चों। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, यानी कि काइटिनस होती है। और काइटिनस क्या है, एक होमोपॉलीसैकेराइड है। क्लियर। आमतौर पे आपको फंगस के कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने सबसे पहले ही आपके ऊपर थोप दिए हैं, जैसे मशरूम, टोडस्टूल, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक वो फंगस है जो मस्टर्ड लीफ में पाई जाती है। मस्टर्ड लीफ में पैरासिटिक होती है एल्ब्यूगो, सही। फिर है राइजोपस जो ब्रेड में पाया जाता है, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं।
इतनी बात समझ में आया? आप देखो, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो फंगस है वो ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होती हैं, सिवाय किसके बताओ? ईस्ट। ईस्ट यूनिसेल्यूलर है। अब फंगस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो ध्यान से सुन, हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। देखो, जो फंगस है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। ये मान लो थ्रेड, मैंने इसे जूम करके दिखा दिया आपको, ये थ्रेड है, इस तरीके से ये एक थ्रेड है ऐसे। बेटा जो ये थ्रेड है इसे कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। अब यहीं पे बात नहीं खत्म होती, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हाइफी है ना, इनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं ऐसे, क्रॉस वॉल्स, क्रॉस वॉल्स। और देखो यहां पे एक न्यूक्लियस है, ठीक। तो ऐसे हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, ये क्या है बताओ? ये है क्रॉस वॉल्स। क्रॉस वॉल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं सेप्टेट। क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। सोचो, हम यहां पे यही बनाना चाह रहे हैं, सोच लो। और मैंने यहां पे पहले न्यूक्लियस बना दिए बहुत सारे, ठीक। अब मेरा मन नहीं है, मैं क्रॉस वॉल नहीं बना रहा हूं, तो अब इस हाइफी को कहते हैं एसेप्टेट। क्या कहते हैं बताओ? एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। देखो, क्रॉस वॉल वाला हाइफी सेप्टेट और बिना क्रॉस वॉल वाला एसेप्टेट। जब क्रॉस वॉल होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि एक सेल में एक न्यूक्लियस है, और जब क्रॉस वॉल नहीं होगी तो ये पूरी ही एक सेल है। तो हमेशा एसेप्टेट हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इसको यहां पे थोड़ा एक फैशनेबल नाम दे देते हैं, सीनोसिटिक। बेटा सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियस। सीनोसिटिक कंडीशन। तो एसेप्टेड हाइफी में सीनोसिटिक कंडीशन होती है। तो कुछ डरावने शब्दों से आप बाहर निकले होंगे। फिर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे हाइफी, जैसे ये हाइफी और बहुत सारे हाइफी इस तरीके से ग्रुप्ड हो जाते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम बच्चों ये माइसीलियम आगे चलकर इस तरीके से फ्रूटनिंग बॉडीज बनाती हैं। अलग अलग तरह की फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं अलग अलग फंगस में, ठीक है ना। तो ये क्या बनाती हैं? फ्रूटनिंग बॉडीज बनाती हैं। तो आप समझ चुके हैं हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, फ्रूटनिंग बॉडीज क्या होता है। तो तुम्हारा आधा डर तो निकल चुका होगा। हाँ, आगे देखो बेटा। हाँ, तो इनके स्ट्रक्चर में क्या है भैया? हाइफी है। हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और ये एसेप्टेड भी हो सकते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। बात खत्म है, यहां पे आगे बढ़ो। न्यूट्रिशन बच्चों, जो फंगस होती हैं वो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक 3 तरह का न्यूट्रिशन शो करती हैं। सेप्रोफिटिक आपको पता है, डेड डिकिंग मैटर पे। पैरासिटिक पता है आपको, एनिमल प्लांट किसी के ऊपर या अंदर रहकर अपना जीवन चलाना। और सिम्बायोटिक मतलब किसी से एसोसिएशन बनाना, साझेदारी बनाना। और यहां पे 2 फंगस की बहुत फेमस साझेदारी हैं। क्या? एक तो है माइकोराइजी एसोसिएशन बच्चों, माइकोराइजा एसोसिएशन। माइकोराइजा एसोसिएशन में फंगस पार्टनर बनता है हायर प्लांट की रूट के साथ में। और यह हायर प्लांट की रूट किसकी होती है बताओ? जिम्नोस्पर्म की होती है। किसकी होती है जिम्नोस्पर्म की? पाइनस की। और दूसरा है लाइकेन। तो लाइकेन में फंगस किससे दोस्ती करता है? एल्गी से दोस्ती करता है। तो ये इनकी एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब जो इसमें सबसे ज्यादा चीज परेशान करती है वो मेरे भैया है रिप्रोडक्शन। क्या है बताओ? रिप्रोडक्शन। आओ रिप्रोडक्शन को भी जानते हैं। फंगस में रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, तो इसे हम ये कह सकते हैं एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। सही। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बेटा मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें अलग से कोई सेल डिवीजन का टाइप ना हो ना, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे फ्रेगमेंटेशन, पडिंग, फिजन। इस तरह से इन वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से फंगस रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा, एसेक्सुअल स्पोर बनता है। आओ अब इस बात को फिर से हम पीछे ले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइफी होती है, हाइफी से माइसीलियम होती है, माइसीलियम से बनती है फ्रूटनिंग बॉडीज। मैं इसे नीचे उतार लेता हूं जरा, लो अब लेवल पे आ गया।
ये फ्रूटनिंग बॉडीज बनी हमारी, है ना, ये क्या बनी, फ्रूटनिंग बॉडीज बनी। ठीक, अब देखो बेटा, ये फ्रूटनिंग बॉडीज में इस तरह से इनको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक, अब जो ये फ्रूटनिंग बॉडीज होती हैं इसके ऊपर ये क्या है बताओ, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, सही है ना बेटा। ये स्पोर्स या तो मोटाइल हो सकते हैं, अगर स्पोर देखो ये है स्पोर्स और ये है मोटाइल स्पोर, तो नॉर्मल स्पोर में फ्लैजिला नहीं होती है, मोटाइल स्पोर में फ्लैजिला होती है। तो स्पोर दो तरह के, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, मोटाइल और नॉन मोटाइल। फिर या तो ये स्पोर इस स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे या फिर ये स्पोर्स फ्रूटनिंग बॉडी के ऊपर बनेंगे। तो अगर अंदर बने तो इसको बोलते हैं एंडोजिनस स्पोर, और अगर ऊपर बने तो इसको बोलते हैं एक्सोजिनस स्पोर। सही है, देखो भैया, देखो ठीक। अब देखो यहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है और यहां कौन कौन सा तरह के स्पोर बनते हैं, देखो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर्स, सही है ना। फिर यहां पे आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो कौन से स्पोर बनते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। याद रखना कि ये स्पोर्स कौन है बताओ, ये हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर और ये क्या है बताओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, मैं कह रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे है, तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। या तो गैमीट फ्यूज करते हैं जैसे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर जो हाइफी हैं वो फ्यूज करती हैं। अभी आपको समझ में आएगी ये बात, पर ये भी सुन लो, गैमीट का फ्यूजन या हाइपी का फ्यूजन, गैमीट का फ्यूजन या हाइफी का फ्यूजन, ठीक है ना, उनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर बच्चों इसमें गैमीट बने तो गैमीट के टाइप हैं, आइसोगैमस गैमीट मतलब एक जैसे गैमीट, एनआइसोगैमस गैमीट यानी कि डिफरेंट गैमीट, मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगी, और ऊगैमस गैमीट जिसमें एक शर्त है। ऊगैमस गैमीट कहता है कि भैया मेल हमेशा छोटा होगा और मोटाइल होगा और फीमेल हमेशा बड़ी होगी और स्टेटिक होगी। दिस इज कॉल्ड ऊगैमस गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा इसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, एक है प्लाज्मोगैमी, एक है कैरियोगैमी और एक है जाइगोटिक मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनना है। आओ जरा मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जरा ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि ये गैमीट है और ये गैमीट है ना, ये गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स हैं, एन हैप्लॉइड होते हैं भाई मेरे। अब कह रहे हैं कि प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, ये पहला स्टेप है। ये जो गैमीट है ना, इन गैमीट के क्या आपस में मिल जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस यहीं पे खड़ा है। सॉरी, ये लो न्यूक्लियस, यहां पे प्रोटोप्लाज्म क्या हो गए बताओ, आपस में मिल गए। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ये पहली बात है। कह रहे हैं उसके बाद में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोगैमी। लेकिन यहां रुको, कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये डिवाइड, ये आपस में एकदम से फ्यूज नहीं होते, ये आपस में एकदम से फ्यूज नहीं होते, तो इस तरीके से पड़े रहते हैं, N+N। इस स्टेज को कहते हैं डाई कैरियन, डाई कैरियन स्टेज। डाई माने दो, कैरियन माने न्यूक्लियस। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये भैया तुरंत फ्यूज हो जाते हैं, ये तुरंत फ्यूज हो जाते हैं, कैरियोगैमी तुरंत हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो देखो ये जो डाई कैरियन है ये अल्टीमेटली ये भी कैरियोगैमी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर रुक कर, ठीक है ना।
तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होती है, कैरियोगेमी होती है। लेकिन कभी कभी कैरियोगेमी में थोड़ा सा डिले होता है और बीच में एक फेज आती है जिसे कहते हैं डाइकैरियन, जहां पे एक ही गैमीट में दो न्यूक्लियस होते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, फिर चाहे ये हो भाई, देखो अल्टीमेटली ये भी क्या करेगा, कैरियोगेमी करेगा। फिर यहां बनता है एक जाइगोट, 2n जाइगोट। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं बच्चों, ये जाइगोट से मियोसिस हो सकता है, मियोसिस, और बन सकता है स्पोर n, या फिर इस जाइगोट में माइटोसिस हो सकता है, माइटोसिस, और बन सकती है फ्रूटनिंग बॉडी, फ्रूटनिंग बॉडी, और उस फ्रूटनिंग बॉडी में मियोसिस होके फिर बने स्पोर। नहीं आ रहा समझ में? देखो मैं क्या कहा, प्लाज्मोगेमी फिर कैरियोगेमी। प्लाज्मो कैरियोगेमी में थोड़ा सा बीच की एक स्टेज किसी किसी में हो सकती है डाइकैरियन स्टेज, किस में होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ कुछ में क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीधे मियोसिस होकर स्पोर बन जाता है, और कुछ कुछ में जाइगोट के बाद में माइटोसिस होता है, फ्रूटनिंग बॉडीज बनती हैं और फिर स्पोर बनता है। क्लियर? उम्मीद है बात समझ में आई होगी बच्चों। ये देखो यहां पे डाइकैरियन स्टेज किस में पाई जा रही है, डाइकैरियन स्टेज किस में पाई जा रही है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जा रही है। आप सुनो मेरी बात, नीट 2025 में पूछा गया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटनिंग बॉडीज के बेसिस पर जो फंगस है उसे 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, या 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किंगडम फंगस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं देखो जरा, देखो भाई फाइकोमाइसिटीज। अब देखो यहां पे आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। ध्यान से सुनो, जितने भी ये फंगस के टाइप है, जितने भी क्लासेस हैं, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो जरा ध्यान से, फाइकोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं एल्गल फंगस, एल्गल फंगस फंजाई बोलते हैं। इनका हैबिटेट क्या हो सकता है, डिकेइंग वुड, एक्वेटिक होते हैं। भाई इनका जो स्ट्रक्चर है वो एसेप्टेट है, यानी कि इसमें जो हाइफी है वो एसेप्टेट है। मजे की बात ये है, फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर जितने भी क्लासेस हैं फंगस के वो सब क्या हैं बताओ, सेप्टेट हाइफी रखते हैं। तो एक पढ़ लो सब याद हो जाएंगे, इसकी सिर्फ एसेप्टेट है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, और वेजिटेटिव में भी कौन सा, फ्रेगमेंटेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से समझो, ये खतरनाक बात है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पे ये हाइफी है, और ग्रुप ऑफ हाइफी क्या बना लिए बताओ, माइसीलियम। माइसीलियम से बन गया फ्रूटनिंग बॉडी। क्या बना बताओ, फ्रूटनिंग बॉडी बने। बच्चों इस फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर, ये फ्रूटनिंग बॉडी बनी, इसके ऊपर क्या बने बताओ, स्पोरेंजिया बने। और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। ये स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं, अगर मोटाइल हैं तो इन्हें बोलेंगे जू स्पोर, और अगर नॉन मोटाइल हैं तो इसे बोलेंगे ए प्लेनो स्पोर। क्या बोलेंगे, जू स्पोर और ए प्लेनो स्पोर बोलेंगे। क्लियर? और देखो ए सेप्टेड है, इसलिए कौन सी कंडीशन है, सिनोसिटिक कंडीशन। आगे बढ़े, आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं भैया गैमीट का फ्यूजन होगा, लेकिन कह रहे हैं जो गैमीट है ना, गैमीट वो मॉर्फोलॉजिकल क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें गैमेट आइसोगैमस वाले भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस वाले भी हो सकते हैं, और ऊगैमस वाले भी हो सकते हैं। और गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से जाइगोस्पोर बनेगा, उसमें मियोसिस होगा। क्या बनेंगे बताओ, एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होंगे। सही बात। एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और एल्ब्यूगो। ये एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंगस है, किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। फाइकोमाइसिटीज में अगर मुझे लगता है तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइफी सेप्टेट और एसेप्टेट और सिनोसिटिक होती है, बाकी ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फाइकोमाइसिटीज में। अब एस्कोमाइसिटीज की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसिटीज देखो कहां पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज डंग, गोबर में होते हैं भाई, गोबर में, ठीक है ना। तो ये गोबर में होते हैं, इन्हें कहते हैं कोप्रोफिलस, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है बच्चों। फिर इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सेप्टेट होता है,
ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है। लेकिन किसको छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, नॉन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक फंगस भी बोलते हैं। अब अगर यहां पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनो। पेनिसिलियम, जिसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई, वो भी एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है मेरे भाई। उसके बाद में सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ब्रेवर्स और बेकर्स ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। फिर एस्परजिलस, ठीक है ना, जो कि सिट्रिक एसिड बनाता है, इसका ही मेंबर है। फिर क्लेविसेप्स, फिर न्यूरोस्पोरा। बच्चों न्यूरोस्पोरा को ध्यान से देखो। न्यूरोस्पोरा ऐसी फंगस है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होती है। ठीक है। और भी बहुत सारे मोरल्स और टफल्स जो कि एडेबल हैं और बहुत डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सही। अब इधर देखो, अब रिप्रोडक्शन में आ गए। तो रिप्रोडक्शन में देखो, रिप्रोडक्शन कैसा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू, मार दो गोली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाइफी बना, हाइफी से क्या बना? माइसीलियम बना, और माइसीलियम से क्या बना? फ्रूटनिंग बॉडी। ध्यान से सुनना, इस फ्रूटनिंग बॉडी का नाम है कोनिडियोफोर। क्या नाम है? कोनिडियोफोर। क्यों है इसका नाम कोनिडियोफोर? क्योंकि इस फ्रूटनिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स बनते हैं। और वो स्पोर्स कैसे होते हैं? एक तो ऊपर से बने हैं, एक्सोजिनस है, दूसरे नॉन मोटाइल हैं। उन स्पोर्स को प्यार से बोलते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया जिनके ऊपर है वो फ्रूटनिंग बॉडी का नाम क्या है? कोनिडियोफोर। समझे? अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो और भी अच्छा लगेगा तुमको। देखो यहां पे गैमीट थे, और गैमीट जो है वो क्या हुए? फ्यूज नहीं हुए, प्लाज्मोगैमी हुई। और प्लाज्मोगैमी के बाद में डाई कैरियन स्टेज बनी। खैर, डाई कैरियन जब स्टेज बनी तो समझा बुझा के उनसे कहा कि भैया तुम लोग आपस में जुड़ जाओ। और जुड़ गए तो क्या बना बताओ? जाइगोट बन गया, 2n। अब जाइगोट बना तो उसमें भैया माइटोसिस होके एक फ्रूटनिंग बॉडी बनी। उस फ्रूटनिंग बॉडी के ऊपर, ध्यान से सुनना, उस फ्रूटनिंग बॉडी के ऊपर कुछ सैक बने, और उन सैक को हमने बोला एस्काई या एस्कस। क्या बने बताओ? सैक। दिस इज कॉल्ड सैक, इसीलिए इसे सैक फंजाई बोलते हैं। क्या बना? एस्कस या एस्काई बने। उन सैक के अंदर मियोसिस हुआ बेटा, और बना स्पोर। क्या बोला? एस्को स्पोर। तो एस्को स्पोर जिस फ्रूटनिंग बॉडी में बने, उस फ्रूटनिंग बॉडी को बोला एस्को कार्प। ओके जी, एस्कोमाइसिटीज खत्म। आ जाओ भाई, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम मशरूम बोल सकते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोल सकते हैं, पफ बॉल्स बोल सकते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल में पाई जाती है, लॉग्स, ट्री स्टेम्स। और ये क्या होते हैं? ये प्लांट के ऊपर पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है। क्या कॉज करते हैं? ये स्मट और रस्ट कॉज करते हैं। क्या करते हैं? स्मट और रस्ट कॉज करते हैं। तो ये प्लांट के ऊपर पैरासिटिक होते हैं। जैसे पक्सीनिया किसके ऊपर पैरासिटिक होती है? वीट के ऊपर पैरासिटिक होती है, गेहूं की। ठीक, आगे बढ़ो। अब इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और इसमें एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं होता है, जान छूटी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत तगड़ी चीज है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी खास बात बच्चों क्या है कि इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते, और भैया गैमीट्स भी नहीं होते। अब मेरी वही बात याद आनी चाहिए तुम्हें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फ्यूजन होगा गैमीट के थ्रू, या फ्यूजन ऑफ हाइफी। फ्यूजन ऑफ गैमीट या फ्यूजन ऑफ हाइफी। अब यहां पे देखो क्या केस है। यहां केस ये है कि एक हाइफी ये और एक हाइफी ये, ठीक है ना। और यहां पे क्या है? यहां पे इस तरीके से क्या है? यहां पे स्पोर्स है, सेक्सुअल स्पोर्स, और यहां पे भी सेक्सुअल स्पोर्स है। जब ये हाइफी मिले तो इस तरीके से यहां पे ये हाइफी बने, और सभी के पास क्या थी बताओ? डाई कैरियन स्टेज थी। यानी कि ये सेक्सुअल स्पोर्स आपस में मिल गए, और हर एक सेल में दो स्पोर्स, दो सेक्सुअल स्पोर बने, और इन दो सेक्सुअल स्पोर्स को हमने क्या बोला? डाई कैरियन स्टेज बोला। देखो भैया, डाई कैरियन स्टेज ने क्या बनाया भैया? एक फ्रूटनिंग बॉडी बनाई जिसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं बताओ? बेसिडियोकार्प। और उस बेसिडियोकार्प के अंदर होता है बेसिडियम। एक बेसिडियोकार्प है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ग्रूव्स बने हुए हैं जिन्हें क्या कह रहे हैं? बेसिडियम कह रहे हैं। बेटा इसी बेसिडियम के अंदर ये डाई कैरियन फ्यूज हुए,
क्या बनाया बताओ, कैरियोगेमी हुई, फ्यूज हुए, जाइगोट बना, और उसके बाद में यहां पे मियोसिस हुई, और इसी बेसिडियम के अंदर हैप्लॉइड स्पोर बने जिसे हमने बोला बेसिडियो स्पोर। और ये बेसिडियो स्पोर कैसे बने, एक्सोजिनस बने, माने कि यार ये है यहां पे, तो ये एक क्या है, एक पूरा चैम्बर है, इस चैम्बर की सरफेस पे बने ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे बेसिडियो स्पोर बने कैसे, एक्सोजिनस। यही बेसिडियो स्पोर आगे चल के फिर से क्या किया, सेक्सुअल साइकिल में चले गए। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बताओ, एगेरिकस जिसको तुम मशरूम कहते हो, स्टेलिगो जिसे स्मट, और पक्सीरिया जैसे रस्ट फंगस। तो ये पैरासिटिक होते हैं बेटा, जो कि रस्ट और स्मट कॉज करते हैं। समझ गए, आगे देखो। अब हम लोग पहुंच गए डिटोरोमाइसिटीज को पे, जिसको हम फंगस इम्परफेक्टाई बोलते हैं। भैया इन्हें फंगस इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं बताओ। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, देखो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या है यहां पर, commonly known as imperfect fungus because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known। इसकी asexual और vegetative phase ही known है। When a sexual form of this fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belongs to। मतलब इसकी asexual और वेजिटेटिव फॉर्म ही प्रेजेंट है, यानी कि ये जो डिटोरोमाइसिटीज है ये परमानेंट जो है वो क्लास नहीं है, टेम्परेरी क्लास है बच्चों, ठीक है। और अगर इसकी सेक्सुअल फॉर्म हमें देखने को मिलती है तो जिस तरह की सेक्सुअल फॉर्म होगी उसी क्लास में इसको, उस फंगस को भेज दिया जाएगा। फिर बच्चों देखो, ये लोग लार्जली किसकी तरह काम करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं डिटोरोमाइसिटीज, और मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। ये कैसे होते हैं बताओ, सेप्टेट होते हैं, ठीक है ना। और इनमें फ्रूटनिंग, एसेक्सुअल फ्रूटनिंग बॉडीज बनती है, एक्सोजिनस स्पोर बनते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, कोनिडिया कह सकते हैं। समझ रहे हो ना, देखो ठीक है। अच्छा, क्या क्या एग्जांपल है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो कोनिडिया बेटा डिटरोमाइसिटीज में भी बन रहे हैं और कोनिडिया हमारे एस्कोमाइसिटीज में भी बन रहे हैं, याद रखना। आगे बढ़े, चलो अब हम लोग यहां पे एक लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं और अच्छा टॉपिक है ये, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेंस। देखो बेटा, आर.एच. विटेकर साहब ने बहुत चीजें अच्छी करी, लेकिन इन लोगों के लिए नाइंसाफी कर दी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, यानी कि लाइकेन और ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब इनके पास कोई पर्टिकुलर मुकम्मल कोई सेल नहीं है, इनके लिए क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी। किसने भैया, आर.एच. विटेकर साहब ने। सबसे पहले हमने इनके राजा को उठाया, वायरस को, और वायरस के बारे में बातचीत शुरू करी। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं बेटा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि देखो, ये जब भी किसी सेल से बाहर होंगे तो ये नॉन लिविंग होंगे। लिविंग जैसे बिहेव करने के लिए इन्हें उस सेल पे आश्रित होना है, उस सेल के अंदर जाना है, और उस सेल के अंदर जा रहे हैं, उस सेल में रह रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, तो क्या है बताओ, पैरासाइट है। तो ये ऑब्लिगेट, ज्यादातर ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब बच्चों, जो इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। जैसे हम लोगों में डीएनए आरएनए दोनों है, लेकिन इनके पास या तो डीएनए या आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल इनके पास नहीं हो सकते। अब आगे देखो, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उनके पास ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये तीनों चीजें की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ ऐसे भी बच्चों वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। सोचो, चोर के घर में चोरी हो गई, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, और इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। चूंकि बच्चों ये लिविंग सेल के आउटसाइड या लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड क्या बाहर क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं वायरसेस, और अंदर जाके लिविंग हो जाते हैं, तो इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखें तो सपोज टू बी यहां पे जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल यहां पे कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और उसके ऊपर प्रोटीन कोट पाया जाता है। उस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, और ये कैप्सिड बहुत सारी यूनिट्स का होता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। यानी कि कैप्सिड की यूनिट क्या है बताओ, कैप्सोमियर है। देखो, जो वायरसेस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर या तो हेलिकल हो सकते हैं,
या पॉलीगोनल हो सकते हैं। यहां पे देखो आपको दिखाया जा रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस, देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और इसके ऊपर पूरी तरीके से यहां पे घिरा हुआ है ये बहुत सारे कैप्सोमेयर से बना हुआ प्रोटीन कैप्सिड। ठीक इसी तरीके से बेटा बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी क्या है बताओ, पॉलीगोनल क्या है, प्रोटीन की लेयर है। बच्चों बैक्टीरियोफेज में देखो टेल फाइबर, शीथ, कॉलर, हेड, बहुत सारे यहां पे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेना, हो सकता है एबीसीडी करके पूछ लिया जाए। ये देखो अब आ जाते हैं इस बात पे। ये पैराग्राफ बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो मैंने यहां पे आराम से हल्के से लिख दिया इसको। क्या है देखो उसमें, ध्यान से सुनो। 3 लोग हैं, 3 साइंटिस्ट हैं, क्या कमाल किया इन्होंने समझो। एक है दिमित्री इवानोवस्की, एक है एमडब्ल्यू ब्रिजरिंग और एक है डब्ल्यूएम स्टैनले। क्या हुआ जरा देखो। दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 सबसे पहले 1892 में यह रिकॉग्नाइज किया कि टोबैको जो प्लांट है उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म कर रहा है, उसमें डिजीज कॉज कर रहा है। टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज कर दी और वो डिजीज का नाम था मोज़ेक डिजीज। क्या नाम था, मोज़ेक डिजीज। और जब इन्होंने ध्यान दिया कि ये माइक्रोब्स कौन है, कैसा है, क्या है, तो पता चला ये माइक्रोब्स जो है वो बहुत छोटा है और बैक्टीरिया से भी छोटा है यार, जो कि टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा है। टोबैको मोज़ेक डिजीज, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं बता पाए कि ये क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बता पाए, इतना इन्होंने कहा। फिर क्या हुआ, एमडब्ल्यू ब्रिजरिंग ने क्या काम किया कि इनसे कहा कि भाई सुनो जरा, वो जो डिजीज कॉज किया था तुम्हारे पेड़ में, मतलब कहानी बता रहा हूं मैं, ऐसा हुआ नहीं था कि डिजीज कॉज किया था तुम्हारे पेड़ में, जरा वो पेड़ देना। ये पेड़ दे दिया, लो भाई डिजीज पेड़, क्या करेंगे ये, वो भी तंबाकू का। उन्होंने क्या किया, एमडब्ल्यू ब्रिजरिंग ने उस पेड़ को खूब पीसा और उसकी चटनी बना ली और चटनी को कपड़े में बांध के उसको स्क्वीज किया, तो उन्हें क्या मिल गया, उसका रसा मिल गया। ठीक है ना। अब ये जो फ्लूइड मिला इन्हें, इन्होंने कहा कि अब इस फ्लूइड का क्या करें, तो इन्होंने इस फ्लूइड को नॉर्मल टोबैको प्लांट, हेल्दी टोबैको प्लांट में छिड़का और देखा कि उसमें भी डिजीज हो गई। तो इन्होंने कहा अरे यार ये तो ऐसा फ्लूइड है जिसमें जहर है। ठीक है ना। इन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि ये ऐसा फ्लूइड है जिसमें टॉक्सिन्स, जहर हैं। तब इसको नाम क्या दिया गया, वायरस दिया गया। क्या नाम दिया गया, वायरस दिया गया, जो कि एक्सट्रैक्ट था किसका, इन्फेक्टेड प्लांट का, जिसने डिजीज कॉज कर दिया किसमें, हेल्दी प्लांट में, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इनको उन्होंने नाम दिया वायरसेस। फिर एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया, इसको क्रिस्टलाइज किया, यानी कि इसको, इसके स्ट्रक्चर्स को क्या करा, डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसका बताया किसने, डब्ल्यूएम स्टैनले ने, और बताया कि इसमें जो प्रोटीन है वो डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है। ठीक, अब समझो मेरी बात यार, बहुत सारे, ये वो वाली बात है जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, जो मैं पहले बता चुका हूं। बहुत सारे वायरसेस अलग अलग तरह के डिजीज कॉज करते हैं, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, ये सब क्या है, वायरसेस हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं किसमें, ह्यूमंस में। उसके बाद में प्लांट में भी डिजीज हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन प्लांट में, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ लीफ, इस तरीके से स्टंटेड ग्रोथ। तो ये सारी क्या है, ये प्लांट में डिजीज कौन कर रहे हैं बताओ, वायरसेस कॉज कर रहे हैं। अब हमने वायरस की बात करी, बड़े भाई की बात कर ली। अब वायरस से छोटा भाई है वायरोइड्स। बच्चों वायरोइड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओ डायनियर ने 1971 में, और इन्होंने कहा कि ये जो वायरोइड्स है ना, वायरोइड्स ये वायरस से छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बताओ, कम होता है वायरस से। क्यों कम होता है, क्योंकि जो इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, उसके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता। प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम। बच्चों ये भी इंफेक्शियस है। ये किस पे डिजीज कॉज करता है, ये डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कॉज करता है बेटा, कौन, वायरोइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है भैया प्रायोन्स। प्रायोन्स जो है वो वायरस का ही तरह मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रायोन्स का साइज और मॉलिक्यूलर वेट वायरस जितना ही होता है, वायरस से छोटा नहीं होता, वायरॉइड्स छोटे होते हैं। लेकिन प्रायोन्स में क्या खतरनाक बात है, प्रायोन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता
और प्रोटीन होती है वो इर्रेगुलर फोल्डेड होती है। प्रोटीन कैसी होती है? इर्रेगुलर फोल्ड होती है। चलो तो सुनो बेटा, यहां पे जेनेटिक मटेरियल नहीं होते और इनके ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है वो प्रोटीन इर्रेगुलर फोल्ड होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलर फोल्ड होती है। प्रायोन्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। जैसे जैसे एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी कि बीएससी, जिसको हम मैड काउ डिजीज बोल सकते हैं, और ये कहां होती है? कैटल्स में होती है। ठीक इसी तरह की डिजीज होती है जैकब डिजीज, किसमें? ह्यूमंस में। तो ये दोनों न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं जो कि प्रायोन्स कॉज करता है। फिर आगे बात करते हैं लाइकेंस की, जो हम पहले भी कर चुके हैं। बेटा लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसमें फंजाई में और एल्गी में। फंजाई वाले पार्टनर को हम लोग कहते हैं माइकोबियोंट और एल्गी वाले पार्टनर को क्या बोलते हैं? फाइकोबियंट। एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करती है, जबकि फंजाई क्या करती है? शेल्टर देती है एल्गी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, और क्या करती है? वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है। और ये क्या कर रही है? एल्गी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्शन कर रही है। मतलब 90% काम कौन कर रहा है? फंगस। 10% काम कौन कर रहा है? एल्गी। इसे क्या कहते हैं? लाइकेन। बेटा लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जहां पे पॉल्यूशन होगा SO2 का, वहां पे लाइकेन नहीं उगेंगे, और जहां पॉल्यूशन कम होगा वहां लाइकेन ज्यादा होंगे। तो यहां पे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।